भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि इस पुनीत और अच्छे आयोजन में आप सबने हमको बुलाया। एक कहावत कही गई कि इत्तेफाक में जिसको भी जीवन में कभी भी मिलना होता है मुलाकात हो ही जाती है। क्योंकि हमने अभी जो आयोजन करता है सब लोग ये जान ही रहे होंगे कि हमको शायद इस कार्यक्रम में अभी बुलाने के 15-20 मिनट पहले आपने इसे सूचित किया है या जो भी है भली भांति परिचित हैं। और आते ही हमने पूछा है कि जो हमारे श्रोतागण या हमारे जो बंधु हैं यहाँ पे बैठे हुए लोग कहाँ से आए हैं, किस तरीके से हैं। तो बताया उन्होंने कि बीएड और बीटीसी के सब लोग हैं, पढ़ाने वाले हैं या पढ़ चुके हैं आप लोग जैसा कि है। और हमारे साथ हम लोग के साथ ऐसा है कि थोड़ा सा आप लोग के बारे में इसलिए जानना जरूरी था कि कौन सा हमारे श्रोता हैं, ये जरूरी होता है। अपने बारे में भी बता दूं मैं कि मेरी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई, वहीं से मैंने बीए स्नातक किया, एलएलबी किया, एलएलएम किया, फिर पाया, फिर उसके बाद 2010 से यहाँ कर रहा था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लैंगिक समानता पे बोलने के लिए आपने बुलाया है और इत्तेफाक से बुलाया है, मतलब कर सके कि उसको दुर्घटना में बुलाया, जिस कारण से बुलाया। लेकिन दुर्घटनाएं कभी कभी होता नहीं कि डेस्टिनी जो है वहीं लेके चली जाती है। सही है। तो मैं अगर ये कहूँ कि मेरा पूरा शिक्षा जो है या मेरा विमर्श या शोध का काम जो रहा वो महिला विमर्श या लैंगिक समानता पे ही रहा। जब मैं अपना मेरा परिचय देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा जो शैक्षणिक जीवन रहा, जो बीए स्नातक करने के बाद एलएलबी करने के बाद जब मैं एलएलएम कर रहा था, सन 2003 में मैंने एलएलएम किया वहाँ से बीएचयू से ही, फिर रिसर्च में रजिस्ट्रेशन हो गया। तो मेरा जो टॉपिक था वो डोमेस्टिक वायलेंस था, 2003 में था, घरेलू हिंसा, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के बारे में। उसमें याद रखिएगा घरेलू हिंसा अधिनियम नहीं आया हमारे यहाँ। मैं 2003 का जब पास आउट हुआ तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, या चूंकि आप लोग शिक्षक है इसीलिए हमने पूछा कि आप लोग गंभीर श्रोता है और शिक्षक खुद ही आप लोग मतलब कि उस इमारत की नींव को तैयार। खास करिए कभी कभी घर में छोटा बच्चा है, कभी भी था या घर में हुआ, तो मैं उसको सोच करके यह आश्चर्य में हमेशा पड़ गया कि अगर इसको ए से जेड सिखाना होगा तो कैसे सिखाएंगे। यकीन मानिए बहुत बड़ी चुनौती लगती है। और मैं चूंकि एलएलबी का शिक्षक हूँ या कानून के लड़के हमारे विद्यार्थी होते हैं, तो जब मैं यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया 2010 में, तो एलएलबी में आप सब जानते हैं कि एज बाउंडेशन नहीं है। तो एवरेज विद्यार्थियों की उम्र भी 35 से 40 वर्ष से कम नहीं है। अगर एवरेज निकाल दीजिए पूरे स्टूडेंट्स की 300, तो लगभग 40 वर्ष या 35 वर्ष से कम नहीं आती है। और उस समय जब कार्यभार ग्रहण किया तो जब विद्यार्थी हम कोई 45, कोई 50, यहाँ तक कि कोई डॉक्टर है या कोई IAS वगैरह में रिटायर होकर के तमाम तरह से लाइट टीचर्स होते हैं, जो रजिस्ट्रार है या इस तरह से विद्यार्थी। तो मैं यही कह रहा था कि जो इत्तेफाक इन्होंने आयोजनकर्ता ने किया कि मैंने उसमें घरेलू हिंसा पे मतलब मेरा डिसर्टेशन था। जब घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का बनाया आपको पता, और उस समय NGO थे जो उनके द्वारा जो न्यूज आती थी, जो सूचनाएं आती थी, उसमें नेट भी नहीं था, तो हम लोग उस पर उस विधि के बारे में ये पढ़े थे कि कैसी विधि होनी चाहिए। मतलब एक बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है कि जो अधिनियम आने वाला है उसके बारे में अध्ययन करें या सामग्री सबके सामने दें, ताकि वो काफी बर्निंग टॉपिक हो, काफी लेटेस्ट इशू आ रहा था। RTI आज आ चुका है, उसमें नहीं आएगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उसमें नहीं आएगा। तो पहले तो आप लोग खुद ही काफी गंभीर हैं। आप लोगों को दिए हमारे यहाँ विद्यार्थी अक्सर या तो 50% या 40% ही जो BA करके फ्रेश चले जाते हैं, वरना सब MA करके BEd करके ये सब करके ही आते हैं। मेरा जो शोध का विषय रहा वो भी जो है महिला पे ही रहा कि वुमेन्स राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में कौन कौन से मैकेनिज्म अवेलेबल हैं। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सेमिनार भी कराया UGC स्पॉन्सर्ड, वो भी वुमेन एम्पावरमेंट या ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन और लीगल राइट्स वो आप भी कराया उसी को। मैं यही कह रहा था कि यदि हमको आयोजनकर्ता नहीं बुलाते तो कम से कम एक अनुभव जो है या 15 साल का अभी तक हमने जितने भी शोध पत्र लगभग जो रिसर्च पेपर है, जो PhD स्टूडेंट हमारे वो भी महिला विमर्श से बजाई है। तो ये जो इत्तेफाक आयोजनकर्ता ने किया तो हमसे आपका मिलाने के लिए लैंगिक असमानता अगर पुराने बुलाते कि नहीं बुलाते, ये इशू था कि इसलिए बात के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी मिल गया कि रास्ते से निकले घर से, तो उन्होंने कहा, हमने कहा चलिए ठीक है। लीगल इंस्ट्रूमेंट या लीगल फ्रेमवर्क आप लोगों ने देखा, 2-3-4 बिंदुओं पे करके आपसे सिर्फ हम अपना एक्सपीरियंस या बातें हम शेयर करेंगे, गौर कीजिएगा। और जब कभी किसी के सामने बोलना हो और जब किसी चीज को आत्मसात करना हो या रियलिटी बहुत ही जमीन और आसमान का अंतर है। आज के 25 साल पहले या 24 साल पहले जब मैं ग्रेजुएशन का विद्यार्थी था, ये LLB का था या LLM का था, जब भी नेशनल वर्कशॉप आप लोग चूंकि पढ़े हो सुने होंगे, ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हो, गर्मी देख रहे हो नहीं देख रहे हो आप, तो ढेर सारे कॉन्फ्रेंस की CFC का वो रेट डाउन करना चाहिए और डेवलप कंट्रोवर्सी चलती है
हमेशा ये चलती है, डेवलप्ड कंट्री करते हैं कि नहीं भाई ये जो डेवलपिंग कंट्री से ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन करते हैं, इसको इस लेवल पे लावे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है फलाना ढिमाका कहते हैं, ठीक। वो कहते हैं कि आप प्रगति कर चुके हो, उतना उत्सर्जन करके हमें भी उस लेवल तक पहुँचने दीजिए, तब हम इसको जो है लो कर सकते हैं। लेकिन जो इत्तेफाक होता है कि CFC या किसी चीज़ को कम करने के लिए जो सबसे पहला रिकमेंडेशन होता है वो होता है फ्रिज या रेफ्रिजरेशन या जो कूलिंग वाली चीज़ें हैं उसको आप कम यूज़ करिए। और सबसे नंबर पे एक पे आता है कि AC को कम करें। AC का यूज़ जो करते हैं समझिए बड़ा नुकसानदेह होता है इन्वायरमेंट। यह जो कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ से रिकमेंडेशन होता है उस कक्ष में ही जहाँ पे आयोजन होता है वो AC रूम होता है, चाहे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे विज्ञान भवन में हो। मैंने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था विज्ञान भवन नई दिल्ली में 2011 में, आपसे बता दूं पार्टी, और जो वेलेटरी हुआ था उसका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किया था। समझिए कि सेमिनार में कितने सेक्रेटरी जो थे सीटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस के चेयरमैन थे। मेरा यही कहना कि इतनी बड़ी चीजें जहाँ पे होती हैं ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो जो आयोजन भी होता है वो चिल और गुड जैसी होता है, जिसको हम कहते हैं कि मूवमेंट या असली मैं मोमेंट या लैंगिक समानता की जो बात कर रहे हैं, दो तीन चीजें हैं जो आप लोग घर से देखते हैं, बाहर से देखते हैं। एक तो है जो एग्जिस्टिंग लीगल है कि आज सन 1980 या 90 के बाद तमाम तरह की चीजें जो न्यायालय ने निर्णय दे दिया है जिसको आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, मतलब कि करंट सिनेरियो क्या है या लीगल फ्रेमवर्क आपका या दूसरे दूसरी चीज, तीसरी चीज है जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है और हमारा आपका सोसाइटी का माइंडसेट क्या है। पूरा कंक्लूजन इसके बाद रखा जाता है कि आपने की मेंटल थिंकिंग का मैच्योरिटी अभी कितनी होनी चाहिए, कितनी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि सोशल डायनामिक सब्जेक्ट होता है। आपकी जो सोशल डायनामिक है उसके विद्यार्थी हैं, कई तरह की चीजें होती है। जब हम पढ़ाते हैं रिसर्च में अगर में एक ही चीज पूछते हैं कि कहना बोलना हर चीज आसान, कोई एक लाइन का सजेशन 400-300 पेज की PhD होती है, आप कंक्लूजन या सजेशन उठा के पढ़िए 4 पेज होता है। एक विद्यार्थी 8 साल 7 साल इसमें रिसर्च स्कॉलर होंगे या नहीं होंगे तो रिसर्च करने जा रहे होंगे या रिसर्च करने के बाद पढ़ने में कितना लगता है 4 साल। क्या एक वयस्क आदमी जो BA होता है, ग्रेजुएशन होता है, PG होता है, नेट होता है, उसके बाद जो PhD करने में किसी इशू पे क्या मात्र 3 पेज का सेशन दे पाता है 4 साल में? जो कि कहना आसान है, सजेशन देना मुश्किल। जैसे रेप विक्टिम्स ही हैं, रेप विक्टिम्स से अगर आपसे सजेशन पूछा जाए रेप न हो या रेप के विक्टिम्स को कैसे उसको कंपनसेट करें और रेप जो अफेंडर है या रेप के जो वो गिल्ट पर्सन है उन्हें कैसे सजा दी जाए। हम लोग लड़कों से ऐसे ही पूछ रहे थे, एक लड़के ने कहा सर इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। हमने कहा सामाजिक बहिष्कार किया जाए अलग बात है, सामाजिक बहिष्कार होता नहीं है ये दूसरी बात है। जनपद को उठा के देख लीजिए, जितने भी ये क्रिमिनल लोग इसी टाइप के लोग हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करते हैं, वो उसी प्रकार की विधायिका बनाने के लिए विधायिका में हम लोगों ने भेजा। तो कहना आसान है, करना करें। यही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लैंगिक समानता के बारे में बात करें, जैसा कि प्रोफेसर ने इन्होंने कहा है कि 1967 का डिक्लेरेशन का सीरा था, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। यही 67 का जो डिक्लेरेशन था 79 में आके कन्वेंशन हुआ। डिक्लेरेशन और कन्वेंशन में ये अंतर होता है कि डिक्लेरेशन जब हम कर देते हैं जो आर्टिकल्स होते हैं उसके बाद अगर उसमें जितने सिग्नेचरी पार्टीज होते हैं स्टेट के अगर उसमें फुलफिल हो जाते हैं तो वो एक कन्वेंशन